तो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम। ये प्रॉब्लम आ रहा है। सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम। ओके, चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस मतलब क्या है? कुछ रिस्क हम लोग लॉस होने का रिस्क है, वो अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि इसका इंश्योरेंस कीजिए, है ना। तो चलो वो लोग ऑफर करते हैं कि आपका रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हो, इतना सारा, एक तो बिजनेस चलाना है, फिर एसेट्स लॉस होने का रिस्क है, चोरी होने का रिस्क है, कभी कुछ आ गया, इतना सारे रिस्क लेके दिमाग में टेंशन है ना। तो आप बिजनेस ठीक से कर पाओगे या रात भर जागोगे यार एक कुछ तो ये सारा रिस्क हमको दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं आपका रिस्क हमको दे दो, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर लो, आप घर में आराम से टेंशन फ्री होके काम करो। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या करते हैं ना, प्रीमियम चार्ज करते, जैसे आपका पॉलिसी वैल्यू का उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ज करते। उतना पैसा आपका खर्चा है, ठीक है। मान लो 10 लाख का सामान है, स्टॉक है, उसके लिए बोल दिया ठीक है 10 लाख का, तो इसके लिए आप प्रीमियम सिर्फ 10,000 रुपया पे करोगे। एक साल में अगर खर्चा होगा तो आपको हम लोग दे देंगे। तो जो 10 लाख का 10,000 रुपया में अगर हो जाता है तो क्या टेंशन ले, 10,000 दे दो। तो सर वो लोग कैसे दे सकता है? अरे 10,000 रुपया करके हजारों कस्टमर से कलेक्शन कर रहे हैं, सबका थोड़ी एक्सीडेंट होता है। 5% 6% पॉलिसी होल्डर्स का लॉस होता है, उनको ही देना हो तो हजारों कस्टमर से मिला, उनसे 5-6% कस्टमर को दे दिए, उसके बाद भी अच्छा सा कमाई होगी। इस तरह वो लोगों ने काम करते, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे, हम लोग पॉलिसी किए थे और उस पॉलिसी में हम लोग का कुछ लॉस हो गया, स्टॉक लॉस हो गया, कुछ एसेट्स लॉस हो गया, तो हम क्लेम तो करेंगे ना। तो इंश्योरेंस क्लेम जो करेंगे, कितना हम क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करेगा, या इंश्योरेंस कंपनी भी तो कैलकुलेशन करके देगा क्लेम, वो कैसे करेंगे, हम क्लेम भी कैसे करेंगे, वही कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लेम कैलकुलेशन, क्या चीज का कैलकुलेशन, फॉर लॉस ऑफ एसेट्स, है ना। ऐसे पॉलिसी ना इंश्योरेंस में बहुत तरह का पॉलिसी होता है। एसेट्स का लॉस पॉलिसी होता है, इंश्योरेंस फिर आपका लाइफ का पॉलिसी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन ये सब नहीं, लाइफ हेल्थ नहीं, इसमें से प्रॉपर्टी एसेट्स लॉस का पॉलिसी हम लोग करेंगे, ठीक है। ना एसेट्स पॉलिसी लाइफ एसेट्स का होता है। जैसे मेरा लाइफ का पॉलिसी है, मेरा लाइफ तो एसेट्स है मेरे लिए भाई, उसका वैल्यू कोई बोल सकता है ना। हम एक कार खरीदे, कार के लिए पॉलिसी कर रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो सकता है ना, उसका वैल्यू है भाई। एक टाटा नैनो कार तो 1 लाख रुपया का दाम, 1-1.5 लाख रुपया, है ना। मर्सिडीज है तो उसका जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से पॉली प्रीमियम चार्ज करेंगे ना, ठीक है। तो जो भी मेरा वैल्यू है एसेट्स का, उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ज कर देंगे। लेकिन मेरा लाइफ पॉलिसी का वैल्यू कौन बता सकते? किसी को देख के बोल सकता कि इसका लाइफ इतना? एक भिखारी को भी बोल नहीं सकते उसका लाइफ कितना है। अरे भिखारी भी करोड़पति है ना। तो फिर पॉलिसी लाइफ ऑलवेज अपने पे डिपेंड करते हैं, हम अपने को कितना वैल्यूएशन मानते हैं। और मेरा कैपेबिलिटी क्या है, कितना प्रीमियम हम पे कर पाएंगे। यानी कि 10 करोड़ का पॉलिसी कर लेंगे, ईयरली 10 लाख प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और हम 10 लाख प्रीमियम कैसे करेंगे, कमाते 5 लाख, पे कर पाएंगे नहीं। तो अपना तो एसेसमेंट भी होगा ना, तो उसके हिसाब से कुछ वैल्यूएशन होता है, और फिर पॉलिसी प्रीमियम पे करते करते जाते ना। लेकिन हम लोग बोले ना लाइफ पॉलिसी नहीं है, लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं है, वो एश्योरेंस है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10 साल के लिए, तो 10 साल आपका कुछ नहीं हुआ तो पैसा मिल जाएगा वापस। और बाई चांस बीच में कुछ हो गया, आपका फैमिली मेंबर्स को ह्यूज अमाउंट मिल जाएगा, पॉलिसी में विद बोनस मिल जाएगा ना। तो वो तो इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस है। वो आपका डिपॉजिट हो गया एक प्रकार का,
वो नहीं देखना इसमें, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग पॉलिसी की एसेट्स का लॉस हो गया तो उस लॉस के लिए कितना क्लेम कर, ठीक है ना। तो और आपका सिलेबस में ओनली फायर पॉलिसी कवर होता है। ऐसे हम लोग जब आगे प्रोफेशनल पढ़ेंगे ना, सीएमए करोगे तो इसमें इंश्योरेंस में 3 तरह का फायर पॉलिसी होता है, मैरीन पॉलिसी होता है, मिसलेनियस पॉलिसी। ये जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अलग, और जनरल पॉलिसी मतलब एसेट्स के लिए फायर पॉलिसी, मेरीन पॉलिसी, मिसलेनियस पॉलिसी। फायर पॉलिसी मतलब ड्यू टू फायर जो लॉस हो रहे हैं, फायर पॉलिसी ड्यू टू फायर जो लॉस होता है वो कवर करते हैं। मेरीन पॉलिसी ड्यू टू वाटर, पानी में कुछ लॉस होता है तो मेरीन पॉलिसी कवर करते हैं। जैसे शिप जाता है ना एक कंट्री, उसमें वाटर मतलब मेरीन पॉलिसी करते, ठीक है। और बाकी फायर पॉलिसी होता है। और इसको छोड़ के बाकी क्या होगा आपका, मिसलेनियस पॉलिसी। एक्सीडेंट कुछ हो गया, कुछ अदर चोरी हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस में 3 तरह का, लेकिन हम लोग सीखेंगे सिर्फ फायर पॉलिसी। फायर के कारण कितना लॉस, ड्यू टू फायर कितना लॉस है, वो लॉस कितना क्लेम करेंगे, ठीक है। तो आज चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम। तो हम लोग का सिलेबस में क्या है, सिर्फ 2 पॉलिसी है। देखो और सिलेबस कवर्ड सिर्फ 2 पॉलिसी, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एक हो गया लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और दूसरा क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ओके, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है अभी। हाँ हाँ, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या समझाएंगे। और ओनली फायर पॉलिसी कवर, ठीक है। ये दोनों का, ये ओनली फायर पॉलिसी। आगे प्रोफेशनल पढ़ोगे तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स करना सीखोगे, ठीक है। वो जब करोगे तो जनरल इंश्योरेंस में फायर पॉलिसी, मेरीन पॉलिसी और मिसलेनियस पॉलिसी बोल के है, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस एक ही है, लाइफ पॉलिसी। ओके ना, अभी तो नहीं है, आगे प्रोफेशनल करोगे तो मिलेगा, मिलेगा उसमें सब कुछ, ठीक है। यस, तो हम लोग, अच्छा क्वेश्चन इसमें ना ज्यादातर मतलब 60 to 75% आप लोग का चांस है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। क्वेश्चन 75% चांस है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से, ठीक है। इसका चांस समझ लेना 75%। और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का चांस है कितना, 25%। कभी 4-5 साल में एक बार दे देता है, ठीक है। कभी 3-4 साल में एक बार दे देता है, या 4-5 साल में एक बार देता है। तो इसका ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है, पर लॉस ऑफ स्टॉक तो रेगुलर बेसिस पूछता है, ठीक है। रेगुलरली पूछता है, तो हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। और एक बार समझते हैं लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक मतलब अपना गोडाउन में स्टॉक रहता है ना, तो चोरी होने का रिस्क है, फिर आग लगने से लॉस होने का रिस्क है ना। अभी खिदिरपुर साइड में आग लगा था, कितना सारे शॉप जल गया था, तो उन लोग का कितना का लॉस है ना। अगर उन लोगों ने पॉलिसी करके रखे थे तब तो पॉलिसी से कुछ कवरेज नहीं। नहीं, अगर वो शॉप का लाइसेंस है तो इंश्योरेंस हो सकता है। अगर हाँ फुटपाथ में कोई करे, उनका लाइसेंस नहीं है तो वो इंश्योरेंस नहीं कर सकते, वो तो बिजनेस से दिखा नहीं पाएंगे ना, अलग बात है। खैर अगर पॉलिसी किए तो उनको क्लेम मिलेगा। तो ओनली फायर, ड्यू टू फायर लॉस कितना वो फाइल करेंगे, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ स्टॉक का तो समझ में आया। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मान लो मेरा एक सेंटर है, मेरा सेंटर है, ठीक है। कहाँ है, यही है मान लो सेंटर, लास्ट यहाँ से 20-30 ईयर से हम कर रहे हैं। सडनली ये बिल्डिंग ड्यू टू फायर कुछ ये हो गया, है ना। तो फिर ये रीबिल्ड होने में टाइम लगेगा, है ना। अब बोलो इतना साल से हम इस एरिया में बिजनेस कर रहे थे, रीबिल्ड जब तक नहीं आ रहा हम तो बंद करके बैठेंगे क्या, हम किसी और जगह देख लेंगे। देखिए ठीक है, न्यू बिल्डिंग बनाने में लगेगा तो टाइम 7 महीना 8 महीना लगेगा कम से कम, है ना। ये 6-7 महीना हम किसी और जगह चले जाते हैं, ठीक है, और जगह।
कर देते। मान लो इस एरिया में नहीं मिला, तो हम सोचे चलो उत्तरपाड़ा में चले जाते, तो पूरे स्टूडेंट्स जाएगा वहां पढ़ने, स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। ये जो 6-7 महीना जब तक ये रिबिल्ड नहीं हो रहे हैं, तब तक तो मेरा सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स कम हो गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। ये जो ड्यू टू एक्सीडेंटल रीजन मेरा सेल्स कम हो गया, ये जो कुछ दिन के लिए डिसलोकेशन पीरियड बोलते हैं, उस वक्त सेल्स कम तो प्रॉफिट भी कम हो गया ना। तो मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कुछ और होता, और इसके कारण जो प्रॉफिट कम हो गया ना, अगर मैंने पॉलिसी की है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो जितना प्रॉफिट कम हो गया वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। ये होता है। हाँ, ऑब्वियसली पॉलिसी करेंगे तभी ना क्लेम कर सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। तो ये दोनों ही है आपका सिलेबस में, और दोनों का कैलकुलेशन एक एक करके सीखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल क्या सीखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। नाउ अब डिटेल्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी देखो आप, डिटेल्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। स्टेप 1, हम कितना क्लेम करेंगे वो सब बाद में, पहले क्या देखना होगा। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आप फाइंड करोगे, मान लो सडनली आग लगा, है ना, आग लगा तो मेरा गोडाउन आग डिस्ट्रॉयड हो गया। अगर हमको पता चला कि मेरा गोडाउन में आग लग गया, आजकल तो मोबाइल फोन है, तुरंत कोई ना कोई फोन कर देता, अरे गौतम दा आपका गोडाउन में रात में आग लग गया, आपका बिल्डिंग में, पूरा इस बिल्डिंग में जितना भी ये सबका डिस्ट्रॉय, तो हम तुरंत आएंगे ना, आके कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। फायर ब्रिगेड आ गया तो कुछ ना कुछ वो लोग भी ट्राई किए आग रोकने के लिए, तो उसमें आग रोके, लेकिन देखिए मेरा सामान कुछ तो बच गया, सेव हो गया ना। या इनिशियली जब आग लगा था, कुछ आदमी क्या वहां से एक करके कोशिश किया कुछ सामान निकालने का, है ना, तो कुछ कुछ जो सामान सेव कर लिए, तो लॉस हुआ नहीं। तो, तो जिस दिन आग लगा था, मान लो गोडाउन में 4 लाख का सामान था, उस दिन कितना था, 4 लाख का सामान था, उसमें से सिर्फ 50,000 का सेव कर पाए, तो मेरा कितना लॉस हुआ, 3.5 लाख। यही तो हम क्लेम करेंगे ना। अब उसमें कितना मिलेगा नेट फाइनली, वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान देना हो, क्या, जिस दिन आग लगा मेरा गोडाउन में कितना स्टॉक था, ये तो पता होना चाहिए ना। उसमें से जितना सेव किए माइनस करेंगे तो मेरा लॉस आ जाएगा। तो डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक था वो कैसे पता करोगे, वही फर्स्ट स्टेप आपका काम है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग देते, प्रीमियम जमा करते, और प्रीमियम जमा करने के बाद अगर लॉस होगा तो हमको मिलेगा, लॉस नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो करते हैं वो इंश्योरेंस एश्योरेंस है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो उसको बात छोड़ो, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का बात नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैंने स्टॉक का पॉलिसी की है, एवरेज देखे गोडाउन में 5 लाख का सामान रहता है, एवरेज मतलब क्या, कभी ज्यादा कभी कम, सेल हो गया कम हो जाएगा, फिर खरीदेंगे ऑर्डर देंगे फिर आ जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। लेकिन ऑलवेज तो बोल नहीं सकते कि ऑलवेज 5 लाख रहता है, कभी 8 लाख, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी 6 लाख, डिफरेंट एवरेज करके 5 लाख रहता है। तो हम 5 लाख का पॉलिसी करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया, एजेंट बोला आपका गोडाउन इंश्योरेंस कर लीजिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आग लग गया, चोरी हो गया, ये सब टेंशन क्यों रखे, है ना। अब थोड़ा बहुत पे कर दीजिएगा खर्चा, हम लोग आपका सारा कवरेज दे देंगे, टेंशन हटा लीजिए। तो 5 लाख के लिए हम बोले कि अच्छा ठीक है, एवरेज तो 5 लाख रहता है, उसके लिए कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, बोले 5,000 रुपया प्रीमियम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 5,000 देके 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, तो हम पॉलिसी कर दिए, 5,000 जमा कर दिए, उसके हिसाब से प्रीमियम देगा, प्रीमियम देंगे उसका क्या पॉलिसी कवर जाएगा ना। तो सबका तो इक्वल समान नहीं रहता है, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी का छोटा है, उसके हिसाब से स्टॉक के हिसाब से पॉलिसी करते ना। और हम पॉलिसी करेंगे तभी ना आगे क्लेम कर पाएंगे, है ना। और मेरा गोडाउन में डिस्ट्रॉयड हो गया, इसके बाद जाके प्रीमियम जमा करेंगे, अरे मेरा पॉलिसी लीजिए, कभी नहीं लेगा, उसके बाद थोड़ी मिलेगा आपको। तो पहले करना होगा, इसके बाद लॉस होगा तो आपको क्लेम मिलेगा ना। तो मैंने पॉलिसी किए थे, ठीक है ना। अब जिस दिन लॉस हुआ उस दिन तो कितना सामान था वो पता करेंगे ना, तो पता पहले करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करेंगे, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, फाइंड करोगे स्टॉक एट द
डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा था उस दिन कितना स्टॉक था। क्या बोलो, छोटा छोटा ये जो बिजनेस करते हैं, क्या डेली डेली शॉप बंद करता है तो उस टाइम गिन के लिख के आता है अरे इतना का सामान रह गया? डेली पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो एट द लास्ट ईयर एंड फाइनल अकाउंट बनाए थे, स्टॉक तो काउंट किए थे, क्लोजिंग स्टॉक, वही तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया था। लेकिन आग तो बोल के नहीं आता है भाई ईयर एंड हो जाएगा तो हम आएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, तो कभी भी आ जाता है। तो बीच में एक दिन आग लगा, तो उस पीरियड के अंदर हम कुछ परचेज भी किए, सेल भी किए, कितना स्टॉक है वो तो पता नहीं है ना, डेली वैल्यूएशन नहीं होता है, तो वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना। अरे जिस दिन आग लगा उस दिन का स्टॉक कैसे वैल्यूएशन करूं, वो तो करना होगा आपको। पॉलिसी नहीं करोगे तो क्लेम कैसे करोगे? पॉलिसी मैंने 5 लाख का किए थे तो इसका मतलब 5 लाख सामान था क्या? बोला ना डेली डेली चेंज होता है भाई, कम बेसी होता है, हम एवरेज का पॉलिसी करते, कम का करेंगे तो हमको लॉस बियर करना पड़ेगा, ज्यादा करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा लग जाएगा। तो एवरेज किए थे 5 लाख का, लेकिन 5 लाख तो नहीं रहता है ऑलवेज। तो जिस दिन आग लगा था उस दिन हो सकता है 5 लाख से भी ज्यादा था, कम था ना, तो कितना था वो तो पता करोगे। क्लियर है? डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक था वो पता करोगे। कैसे पता करोगे? सिंपल, करंट ईयर ओपनिंग डेट से लेके डेट ऑफ फायर इतना दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। अरे ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेज इस पीरियड का लिख लेंगे, क्रेडिट साइड सेल्स लिख देंगे, और रेट ऑफ जीपी से जीपी लिख देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा डेट ऑफ फायर का स्टॉक। तो क्या करेंगे इसमें, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग, क्योंकि ईयर एंड तो नहीं हुआ ना, ईयर एंड में तो फाइनल अकाउंट एक्चुअली करते, ये तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को दिखाने के लिए, देखिए भाई मेरा इतना स्टॉक था डेट ऑफ फायर, तो एक अलग सीट से बना दिए, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे इसमें, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी ईयर एंडेड गलत है, फॉर द पीरियड, फॉर द करंट ईयर अप टू डेट ऑफ फायर, ठीक है। अगर मेरा 1 अप्रैल से ईयर शुरू हुआ तो 1 अप्रैल 24 है ना, ये शुरू हुआ था। अब मान लो मेरा आग लग गया 15 अगस्त या 15 सितंबर, तो 1 अप्रैल से 15 सितंबर, कितना दिन का ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, है ना। अरे जिस दिन ओपनिंग डेट करंट ईयर से डेट ऑफ फायर तक, अरे डेट ऑफ फायर तक सोचना, उस दिन क्या स्टॉक था वही चाहिए ना, डेट ऑफ फायर तक। ट्रेडिंग अकाउंट में बोलो डेबिट क्या आता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आता है ना। बट यहाँ ओपनिंग स्टॉक में ऑलवेज कॉस्ट में लिखोगे, कभी कभी मार्केट प्राइस कम हो गया तो कम में लिख देते ना, वैल्यूएशन कम किए, वो नहीं लेना होगा, लॉस होगा तो मेरा कॉस्ट ही लॉस होगा ना, तो ऑलवेज उसको कॉस्ट में करोगे, ना तो ओवर लिख सकते हो ना अंडर करोगे। ओवर अंडर है तो कॉस्ट में लेके आओ, है ना। मान लो 4 लाख का सामान था, स्टॉक कितना था, ओपनिंग 4 लाख, मैंने वैल्यूएशन किए 10% लेस किए थे, मार्केट प्राइस कम हो गया था, तो 4 लाख का 40,000 लेस करके 3,60,000 दिखाए थे ना। लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे कॉस्ट, क्योंकि लॉस तो मेरा डिस्ट्रॉय होगा तो 4 लाख का ही सामान लॉस होगा ना, समझ में ना। तो ना तो कॉस्ट से ओवर लिखोगे ना अंडर लिखोगे, ऑलवेज कॉस्ट में लिखना हो। अगेन इस पीरियड में जितना परचेज किए, इनसाइड एक बार लिख देना, इस पीरियड में जितना परचेज किए वो लिखोगे, ठीक है। फिर कुछ परचेज रिटर्न के लेस कर देंगे, एडजस्टमेंट जो होता है ना वो करना है बस, लेस कर देंगे रिटर्न, अगर रिटर्न किए तो लेस कर देंगे, और परचेज किए सामान आ गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए तो ऐड करोगे, अनरिकॉर्डेड परचेज,
अनरिकॉर्डेड परचेज, कुछ परचेज रिकॉर्ड नहीं था तो इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, अगेन कुछ परचेज तो किए थे, रिकॉर्ड भी कर लिए थे, लेकिन सामान अभी तक आया ही नहीं। ऑर्डर दे दिए थे, रिकॉर्ड भी कर लिए थे, डिलीवरी वो लोग भेज दिए, लेकिन मेरा गोडाउन तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, जब पहुंचा नहीं वो तो मेरा लॉस हो ही नहीं सकता है, परचेज में रिकॉर्ड हो गया था ना, हटा देंगे वहां से। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट लेस कर देंगे, गुड्स, हाँ रिकॉर्ड हो गया था लेकिन अभी तक आया ही नहीं, गोडाउन में नहीं आया तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता ना, तो उसको लेस कर दो, गुड्स इन ट्रांजिट। तो इस तरह कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, एडलिस्ट करके नेट लिख लोगे। ठीक है, बोलो। अब टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, कैरेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दो, वेजेस पे किए, कैरेज इनवर्ड पे किए ना, परचेज रिलेटेड जो भी खर्चा है, प्रोडक्शन का जो भी खर्चा वो लिखोगे। और अब इस पीरियड में कितना सेल किया वो लिखेंगे, बाय सेल्स इनसाइड, कुछ ट्रांजैक्शन देता है इसीलिए डिटेल्स लिख रहे हैं। ठीक है, फिर सेल्स में रिटर्न जितना आ गया लेस कर देंगे ना, बोलो। सेल्स रिटर्न क्या करोगे, लेस करोगे। ओके, अब मान लो और क्या लेस करेंगे, सेल तो किए थे लेकिन गुड्स डिलीवरी नहीं दी, तो मेरा गोडाउन में रह गया था और सेल्स में रिकॉर्ड कर लिए थे, वो भी तो जब गोडाउन में रह गया तो आग तो उसको भी तो डिस्ट्रॉय करेगा, तो अगर सेल्स में लिख दिए तो गोडाउन से तो हटा दिए, गलत हो जाएगा ना। तो सेल्स से उसको, अगर सेल्स में रिकॉर्ड कर लिए लेकिन सामान अभी भी रह गया तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सेल्स बट गुड्स नॉट डिलीवर, ठीक है, इसको भी क्या करोगे, लेस कर दोगे। और कुछ सेल्स किए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए थे तो ऐड कर लोगे ना, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसे अनरिकॉर्डेड परचेज तो जोड़े थे, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स इस पीरियड में है तो क्या करोगे, ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, डेट ऑफ फायर मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जिस दिन आग लगा उस दिन तक तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड करना है। तो रेट ऑफ जीपी दे देगा तो उससे सेल्स पे जीपी रेट अप्लाई करो, जीपी मिल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ रेट ऑफ जीपी दे देगा तो नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी, जीपी रेट दे देगा, उसके हिसाब से जीपी फाइंड कर लो। अब जो बैलेंस करोगे क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो। जीपी जब लिख लिया, डेबिट साइड जोड़ो, क्रेडिट साइड मिसिंग क्या, क्लोजिंग स्टॉक ही तो लिखे नहीं ना। हम्म, तो वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। बोलो, स्टॉक कौन सा डेट का पता चला हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कितना दिन का अकाउंट बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट कब, जिस दिन उसी दिन तक बना रहे हैं ना, तो वही तो क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना, तो डेट ऑफ फायर स्टॉक कितना था वो आपको पता चले। ठीक है, तो यही हो गया स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। ओके, बोलो क्लियर है, समझ में आया। नाउ तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना था वो पता करना है। ओके, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना वो हम लोग को पता करना होगा, और वो पता करने के लिए क्या करेंगे, करंट ईयर का ओपनिंग डेट से लेके कहां तक, डेट ऑफ फायर, उस दिन तक ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, उसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग बोलोगे। तो करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक लिख लो, परचेज लिखोगे नेट, सेल्स लिख दोगे नेट, है ना,
और सेल्स पे जीपी रेट वाइज जीपी लिख लोगे तो मिल जाएगा। सब कुछ तो है, क्लोजिंग स्टॉक ही तो मिसिंग है ना, तो रेट ऑफ फायर स्टॉक तो मिल गया आपको। बट यहाँ कुछ और मिसिंग रहता है। क्या मिसिंग रहता है? इस ग्रॉस प्रॉफिट रेट बाई चांस नहीं दिया तो आपको फिर क्या करना होगा? बिना ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं देने से तो पता करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस बिजनेस का लास्ट ईयर तो इन लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाए थे, उस फाइनल अकाउंट में जीपी आया था, उसमें सेल्स भी था, जीपी रेट पता कर लेंगे, जीपी बाई सेल्स इन 200। तो लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट इस बिजनेस तो बनाया था ना, उसी ट्रेडिंग अकाउंट से ढूंढ लो जीपी कितना था और सेल्स कितना था। जीपी बाई सेल्स इन 200 क्या मिलेगा? रेट ऑफ जीपी आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग फाइंड कर लेंगे रेट ऑफ जीपी, और कहां से करेंगे? लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे, ठीक है। तो बस ये नोट पे लिख देते। नाउ इसके लिए कुछ नोट करेंगे। नोट 1, इफ रेट ऑफ जीपी इज नॉट गिवन तो फाइंड जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर, फाइंड जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या फाइंड करोगे? बोलो। अगर रेट ऑफ जीपी नहीं दिए तो क्या फाइंड करोगे? फाइंड करोगे पहले जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर। कैसे करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में तो हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं देगा। एक्चुअल प्रैक्टिकली बिजनेस का बुक्स में था, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर नहीं देगा, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दे देगा। मतलब आपको जीपी रेट नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर में ओपनिंग स्टॉक कितना था, प्रीवियस ईयर सेल्स कितना था, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक कितना था, वो आपको दे देगा। प्रीवियस ईयर का भी देगा, है ना। तो उससे प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे। ट्रेडिंग अकाउंट तो यही तो इंफॉर्मेशन आएगा ना, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का, उसका ओपनिंग, उसका परचेज, उसका एक्सपेंसेस, उसका सेल्स, उसमें क्लोजिंग, वही तो करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक है ना। तो प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उससे क्या पता करोगे? जीपी। इसके बाद जीपी रेट लिख लो, फाइंड कर लो। तो फाइंड करोगे जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर बाय ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड देयरफॉर फिर रेट ऑफ जीपी पता करोगे। रेट ऑफ जीपी क्या होगा? जीपी बाय सेल्स, नेट सेल्स इन 200, ठीक है। इससे पता चल जाएगा रेट ऑफ जीपी। ठीक है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग ये करंट ईयर का है ना, अप टू फायर। इसी तरह प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन देगा, और उससे प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट करो। अब प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट करने के बाद आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर, और उसी जीपी से रेट पता कर लो, जीपी बाय सेल्स इन 200, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कितना आपका रेट ऑफ जीपी था। समझ में आया? नोट में और कुछ लिखते हैं। नोट 2, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग रहता है? आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग करना ही है, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ फायर स्टॉक चाहिए ना। मतलब डेट ऑफ फायर ये जो स्टॉक था, ये आपको फाइंड करना ही है प्रीवियस मेमोरेंडम ट्रेडिंग से। और इसमें क्या क्या मिसिंग रह सकता है वही हम बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो जीपी रेट नहीं दिया तो रेट ऑफ जीपी पता करोगे। करंट ईयर का परचेज ही नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो परचेज किससे करते? क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट से पता करोगे। क्या करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट से पता करोगे। और करंट पीरियड का सेल्स भी नहीं दिए, क्रेडिटर्स अकाउंट से पता करो, ठीक है। तो लिखो इसमें, टू फाइंड परचेज ऑफ करंट ईयर, करंट पीरियड, टू फाइंड परचेज ऑफ करंट पीरियड, ठीक है।
जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग इसके लिए जो चाहिए उसमें कुछ मिसिंग फाइंड करोगे, नहीं तो होएगा नहीं ना। तो परचेज अगर करंट पीरियड को फाइंड करना है तो आप करोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या प्रिपेयर करोगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। हम जस्ट शॉर्ट में दे रहे हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं देगा ये सब। बताओ, और एक टी फॉर्म में करोगे, सब वर्किंग हो रहे हैं। बताओ, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है या एसेट्स होता है? लाइबिलिटी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करंट जो भी क्रेडिटर्स था ओपनिंग, वो क्रेडिट साइड लिख लेना, ओपनिंग है ना, ओपनिंग क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स। रट डाउन, यहां लिखोगे ओपनिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना क्रेडिटर्स था लिख लेना, और आपको और क्या दे देगा, डेट ऑफ फायर कितना क्रेडिटर्स है ड्यू रह गया वो दे देगा। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिटर्स एट द डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स एट द, हाँ कैश परचेज है तो बोल देगा इतना क्रेडिट इतना कैश, ठीक है। तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा तो उसके हिसाब से कैश भी आ जाएगा और ऐड करके टोटल परचेज। और कुछ नहीं दे रहे तो क्रेडिटर से जो खरीदे वही आएगा, क्रेडिट परचेज ही मानोगे, ठीक है। और परचेज मिसिंग है वो तो फाइंड करना होगा ना। तो अब क्रेडिटर्स रिलेटेड क्या एंट्री, क्रेडिटर्स को कुछ पे किए होंगे टू बैंक, जितना कैश पे किए, टू बैंक अकाउंट, पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना पे किए लिख दो। फिर जब पेमेंट किए तो डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिलता है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट। टू डिस्काउंट रिसिप्ट, कितना डिस्काउंट मिला लिख दो, ठीक है। फिर कुछ परचेज रिटर्न किए तो टू परचेज रिटर्न, रिटर्न कितना किए वो लिख दो। और बिल्स पे किए तो टू बिल्स पेएबल, बस इतना मैक्सिमम, इतना ट्रांजैक्शन, इतना देता नहीं इसमें। अब पेमेंट डिस्काउंट यही सब देता है, रिटर्न मैक्सिमम, ठीक है। अब बैलेंस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना खरीदे थे इस पीरियड में। डेबिट जोड़ोगे और बैलेंसिंग फिगर लिख लेना बाई परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट परचेज, और ये मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो टू फाइंड परचेज ऑफ करंट पीरियड अब क्रेडिटर्स अकाउंट करोगे, इससे पता कर लोगे परचेज कितना की, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट नोट, अब सेल्स मिसिंग है तो डेटर्स से तो ऐसे डेटर्स अकाउंट बनाओगे, सन्ड्री डेटर्स, नोट 3। टू फाइंड सेल्स ऑफ करंट पीरियड, टू फाइंड सेल्स ऑफ करंट पीरियड, करंट पीरियड में सेल्स कितना है, ठीक है। ओके, तो क्या कौन सा अकाउंट करोगे, सन्ड्री डेटर्स, हाँ अकाउंट लिखो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब डेटर्स तो एसेट्स है, डेबिट बैलेंस, तो एट द बिगिनिंग कितना डेटर्स था वो लिख लेना, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग डेटर्स, ठीक है, क्या लिखोगे, ओपनिंग डेटर्स। और डेट ऑफ फायर क्लोजिंग डेटर्स अपोजिट साइड लिख लेना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
क्लोजिंग डेटर्स एट द डेट ऑफ फायर। ठीक है, नाउ जैसे क्रेडिटर्स को पे किए थे तो डेटर्स से पेमेंट आया है ना, क्रेडिटर्स को पे किए थे, डेटर्स से पेमेंट आया तो बाय बैंक, बाय कैश, बाय बैंक, कुछ भी लिखो, बाय बैंक अकाउंट कलेक्शन, जितना कलेक्ट किया वो लिख लोगे। फिर क्रेडिटर्स को कुछ डिस्काउंट छोड़ दिए, बाय डिस्काउंट अलाउड। डेटर्स में कुछ बैड भी तो हो सकता है, बाय बैड डेट्स। हाँ, फिर बाय सेल्स रिटर्न, है ना, क्रेडिटर्स में परचेज रिटर्न था, और बाय बिल्स रिसीवेबल। ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं देगा, ये सब देता ही नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन में कभी कभी आ गया, इसीलिए हमें करके दे रहे हैं। अब बैलेंस करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना क्रेडिट सेल किए, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये पता कर ले, क्रेडिट जोड़ो डेबिट माइनस कर दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया टोटल सेल्स में से 20% कैश सेल्स होता है तो क्रेडिट सेल 80% हो गया, ये जो क्रेडिट सेल मिला 80%, अगर 80% इतना तो 100% कितना टोटल सेल्स आ जाएगा। तो कैश कुछ बोलेगा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट पता कर लो ना, कैश मिल जाए। टोटल परचेज में से क्रेडिट परचेज इतना आया है ना, मान लो 1,80,000 क्रेडिट परचेज आया। अब बोल दिया हम लोग क्या करते ना, 60% क्रेडिट में खरीदते, तो जो 1,80,000 60% था, तो डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करो, 100% टोटल परचेज आएगा, कैश परचेज ऐड करके आ जाएगा। और कुछ नहीं बोला, टोटली क्रेडिट ही मानोगे, तो जो परचेज है वही टोटल परचेज। समझ में आया ना। तो हम लोग, अच्छा अब मेन आपको पर्पस देखो, आपको करना है मेमोरेंडम, इसमें अगर परचेज मिसिंग है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए, सेल्स मिसिंग है तो डेटर्स बनाए, और रेट ऑफ जीपी मिसिंग है तो प्रीवियस ट्रेडिंग बनाए, रेट ऑफ जीपी, है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन में रेट ऑफ जीपी मिसिंग रहेगा तो ट्रेडिंग करोगे हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन में कहीं पे परचेज भी मिसिंग है, कहीं पे सेल्स भी। तो ये तीन जो नोट बताया ना, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा करना क्या है आपको, बट आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग तो करना ही होगा ना। तो इसमें से कुछ मिसिंग है, उसके लिए तीन नोट बताया, बोलो क्लियर है। अब हम लोग करेंगे कितना, स्टेप 2। स्टेप एक फाइंड कर लिया, डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक था, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप 2, अब फाइंड करेंगे, फाइंड करोगे ग्रॉस लॉस एंड नेट लॉस, लॉस को क्लेम भी बोलते हैं। ठीक है, फाइंड करेंगे ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम, और नेट लॉस मतलब नेट क्लेम। चैप्टर का नाम क्या, इंश्योरेंस क्लेम, तो इसको क्लेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस लॉस मतलब ग्रॉस क्लेम, और नेट लॉस मतलब नेट क्लेम। तो एक ग्रॉस क्लेम, पॉइंट ए, ग्रॉस लॉस या क्लेम। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम। कैसे फाइंड करोगे, कुछ एडलेस करना है। बोलो समझो, हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्या पता किए, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना है इससे क्या पता किए। अरे नहीं, सिंपल ऊपर लिखे तो मैंने, क्या तुम लोग कर, जिस दिन आग लगा था मेरा गोडाउन में कितना सामान था, वो नहीं पता तो कैसे क्लेम करेंगे हम। तो पता कर लिया ना, डेट ऑफ फायर स्टॉक था इतना क्लोजिंग, तो वो स्टॉक जो था वही तो मेरा लॉस हो सकता है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। ठीक है, इसको क्या बोले थे, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, तो वो आपको मिल गया, तो लिखो स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, एट द डेट ऑफ फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से मिल गया था ना। अब मान लो ये 6 लाख का सामान था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाया, क्लोजिंग स्टॉक आया था 6 लाख, तो 6 लाख का सामान था। अब बोलो अगर मेरा गोडाउन में आग लग गया, हम जाके कुछ कोशिश करेंगे ना सेव करने का,
अगर कुछ सेव कर लिए उतना लॉस कम हो गया, माइनस कर देंगे। ये जो सेव किए उसको बोलते हैं सैल्वेज स्टॉक। क्या टर्म यूज करते हैं? सैल्वेज स्टॉक। तो लेस करेंगे सैल्वेज स्टॉक, मतलब स्टॉक सेव, ब्रैकेट में लिख लेना स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर। और बोले थे ना फायर पॉलिसी होता है इसमें, तो ड्यू टू फायर आग लगा था, कितना सामान था उसमें से कितना सेव कर लिए तो माइनस कर दो। बोलो आपका एक्चुअल लॉस तो इतना है। 6 लाख में से 1 लाख अगर सेव किए तो बाकी 5 लाख मेरा चल गया ना, ठीक है ना। तो टोटल स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर देख लोगे, इससे क्या लेस करोगे, कितना सेव किए उसको क्या टर्म, उसको क्या टर्म यूज करते हैं, ये जो सेव किए स्टॉक उसको क्या बोलते हैं, सैल्वेज स्टॉक। ठीक है, तो जितना सेव किए वो लेस कर दो, बाकी तो एक्चुअल लॉस है आपका, लॉस है ना। मैक्सिमम 99 98 5% क्वेश्चन में इसी को लॉस मानेंगे, ग्रॉस लॉस। लेकिन लेकिन इसमें कुछ और ऐड भी होता है। लॉस तो इतना ही है, 6 लाख का सामान था, 1 लाख सेव किए तो बाकी 5 लाख ही तो लॉस है ना। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है इसके साथ क्या चीज जोड़ोगे, ये अगर सेव करने के लिए कुछ खर्चा लगा, ये जो 1 लाख का सामान सेव किए, किसी आदमी से, कोई लोकल पब्लिक से ही तो सेव कर, वो हेल्प किया ना, अब उनको कुछ तो देना पड़ेगा। वो कोई फ्री में आजकल होता है काम, आजकल सोशल सर्विस करते, ठीक है। अरे फायर ब्रिगेड आता है वो बाद में बिल भेज देता है, हाँ वो थोड़ी फ्री में ये करता है। गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ फ्री थोड़ी देंगे। ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हुआ है, गवर्नमेंट का कुछ होता तो गवर्नमेंट का बात है, वो भी बिल भेजता है। अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। नहीं पता था, अरे नहीं है, ठीक है। बिल भेजेगा, आपका गोडाउन अगर डिस्ट्रॉयड हो रहा है, आपका आपका पर्सनल गोडाउन था, उसको सेव करने के लिए आया था। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो तो पर्सनल है, किसी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो लोग आया सेव करने के लिए, फायर ब्रिगेड में फोन किए, वो लोग आ गया, पानी लेके थोड़ा फटाफट आ गया, है ना। फिर वो पानी एक करके सेव किए, तो उसके बाद वो लोग बाद में जो मालिक है उसको भेज देगा इतना पैसा। नहीं पता था लेकिन ये तो नहीं पता था, हाँ फायर ब्रिगेड आता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टी है तो वो उनका बात है ना, लेकिन अदरवाइज छोड़ो। इंश्योरेंस किए थे लेकिन फायर ब्रिगेड आने का उतना तक हुआ नहीं था, लोकल पब्लिक ही आके हेल्प कर दिए, हो गया ना, आग रुक गया। और फिर अपना गोडाउन में पानी ये होगा तो कुछ आदमी को बोले भाई मेरा गोडाउन से कुछ सामान निकाल दो, अगर उन लोग को किए तो लोग तो पैसा लेगा ना, वो लोग पैसा लेगा। उस जो लोग लेबर कैटेगरी का लोग है, वो लोग को लेके हेल्प किए, वो लोग बोला आप 10,000 रुपया दे दीजिए, आपका इतना सेव कर दिए, कुछ तो दे दीजिए। अगर ये 10,000 रुपया दे रहे, खर्चा मेरा लग रहा है ना, तो सेव करने के लिए कुछ खर्चा हो रहा है, तो मेरा तो लॉस और बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है या नहीं बोलो। 1 लाख सेव किए थे, 6 लाख था, तो 5 लाख मेरा लॉस आया। और उन लोगों को 10 20 हजार रुपया उन लोगों ने डिमांड किया, देखिए 20 हजार रुपया दीजिए, इतना सामान आपका सेव करके दिए, है ना। और हम लोग पूरा बिल्डिंग में आग लग गया था, पानी से आग आग बुझाए, तो इतना कुछ करके दिए, आपका और अच्छा और ज्यादा लॉस होता, इतना तो आपको सेव करके दिए, 20 हजार दीजिए। ये जो खर्चा हो रहा है ना, लॉस बढ़ रहा है या नहीं, वो ऐड करना होगा, तो ठीक है। नहीं रैंडमली कैसे शो करेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेड होगा ना, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, अच्छा एक मिनट, आग लग गया, इसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलेंगे मेरा क्लेम दीजिए, तो सबसे पहले तो प्रूफ देना होगा आग लगा था या नहीं। ऑब्वियसली जो पे कर रहे हैं ना, उसका भी डिटेल्स होना चाहिए आपके पास। जैसे फायर ब्रिगेड तो डिटेल्स भेजा ना आपको, तो सब डॉक्यूमेंट्स है, तो उससे पता चल जाएगा। आप कुछ वहां का लोकल पब्लिक को दिए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं, लेकिन एक हम लोग अगर किसी को दिए तो बिजनेस में रिकॉर्ड करना होगा ना, बिजनेस का पैसा दे रहे हैं, घर का पैसा थोड़ी दे रहे हैं, तो बिजनेस का पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड तो बिजनेस में करेंगे ना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन से ही इंश्योरेंस, अच्छा फिर इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिए इतना लॉस है, वो आके थोड़ी पे करेगा, वो सर्वे करेगा, वो सब सर्वे करके देखेगा कितना एक्चुअली सेव हुआ या नहीं।
और सर्वे करने के बाद वो अप्रूव करेगा तभी आपको मिलेगा पैसा। समझ में आया ना? तो ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? कुछ खर्चा लग रहा है तो एक्सपेंसेस टू प्रिवेंट फायर, आग रोकने के लिए, सामान सेव करने के लिए कुछ खर्चा लग रहा है तो क्या करोगे? ऐड करोगे। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं आपको, मतलब पॉलिसी में ये बता देता है कि अगर कुछ खर्चा करोगे सेव करने के लिए, ठीक है, तो खर्चा भी आपको देंगे हम, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं। वो लॉस हो रहा है ना, लेकिन उसमें कंडीशन है, यानी कि कितना भी खर्चा कर लेंगे वो जोड़, उसमें कंडीशन है, कितना भी खर्चा करेंगे वो नहीं ऐड करेगा। बोलो 20,000 खर्चा किए तो 20,000 ऐड कर लेंगे ना, लिमिट इसमें है। कितना का सेव किए थे? 1 लाख। खर्चा अगर 2 लाख लग गया तो 1 लाख सेव करने के लिए 2 लाख चला गया, तो इंश्योरेंस कंपनी बोला क्यों भाई सेव किया, मेरा टोटल सामान तो 6 लाख था, 6 लाख ही आप दोगे, उससे ज्यादा तो देंगे नहीं आपको। तो लिमिट है, जितना सेव किया ना उससे ज्यादा खर्चा अलाउ नहीं करेगा। अगर 1 लाख सेव करके दिए 20,000 दिए ना तो लोग अलाउ कर देगा। बेनिफिट तो इंश्योरेंस कंपनी को ही मिल रहा है, उनको ही तो मिलेगा ना बेनिफिट। तो वो बोलता है खर्चा करो अलाउ करेंगे, लेकिन लिमिट तक अलाउ करता है। तो ऐड करो एक्सपेंस टू प्रिवेंट फायर, prevent fire up to the extent of salvage stock, जितना सेव किए है ना उससे ज्यादा नहीं, अप टू द एक्सटेंट ऑफ क्या? salvage stock, मतलब जो भी सेव किए उससे ज्यादा एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाएगा। उससे कम है तो जितना है उतना अलाउ करोगे। क्लियर है? अब ये जोड़ लो, यही हो गया आपका ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अब प्रॉपरली सोचते हैं, 6 लाख का सामान था, 1 लाख सेव किए तो लॉस कितना हो? 5 लाख। और 20,000 खर्चा किए तो 20,000 ऐड हो जाएगा, 1 लाख से कम है ना, तो 5,20,000 मेरा लॉस हुआ या नहीं? तब सेव करने का खर्चा जोड़ के तो 5,20,000 लॉस है ना। इसको क्या बोलोगे? ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम। समझ में आया? तो ये फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया? मैक्सिमम इतना मिल सकता है, इसीलिए ग्रॉस लिखे, आगे नेट फाइंड करेंगे। क्यों इससे मैक्सिमम क्यों, आगे देखते क्यों नेट कम मिल सकता है। ठीक है, देखेंगे ना, फाइनली फाइंड करेंगे नेट क्लेम या नेट लॉस। ना ना ना, अब सीखेंगे क्या रूल्स है कि नेट क्लेम या नेट लॉस। नेट क्लेम या नेट लॉस, हम कितना क्लेम करेंगे अब वो सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस 1, इसके 2 केस आएगा पॉइंट बी में। समझते हैं इसको, एकदम ठीक से समझो। मैंने सामान कितना रखे थे रेट ऑफ फायर? प्रैक्टिकली जो लिए थे 6 लाख का रखे थे ना। रेट ऑफ फायर मैंने सामान कितना रखे थे? 6 लाख। कितना सेव हो गया था? तो मेरा लॉस हुआ था कितना? और 20,000 खर्चा लगा था, तो जोड़ के हो गया 5,20,000। ग्रॉस लॉस कितना? 5,20,000। नाउ हम पॉलिसी कितना का किए थे उस पर डिपेंड करेगा मेरा नेट क्लेम। ठीक है, हम पॉलिसी कितना का किए थे उस पर डिपेंड करेगा नेट क्लेम। क्लियर है? कैसे? हम एक्चुअली स्टॉक का जो पॉलिसी किए थे एवरेज का किए थे एवरेज का ना। मान लो मैंने पॉलिसी स्टॉक का किए थे कितना? 8 लाख का पॉलिसी किए थे। एक मिनट ध्यान दो इधर, मैंने 8 लाख का पॉलिसी किए थे, ये बोल के कि एवरेज मेरा गोडाउन में कितना सामान रहता है? 8 लाख। तो 8 लाख का पॉलिसी किए थे, लेकिन स्टॉक जिस दिन आग लगा कितना था? तो मैंने तो पॉलिसी ज्यादा किए थे ना, ज्यादा किए थे या नहीं? तो मेरा पॉलिसी वैल्यू आग जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक से भी ज्यादा था, तो ग्रॉस जो लॉस है पूरा हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम तो एक्स्ट्रा पॉलिसी किए थे। तो कोई लॉस हमको बियर नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्लेम कितना मिलेगा नेट। ठीक है, तो फर्स्ट केस, अगर पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, स्टॉक कितना था? 6 लाख है ना, रेट ऑफ फायर उससे ज्यादा रखे थे, पॉलिसी किए थे, तो ऑब्वियस बात है एक्स्ट्रा तो पॉलिसी किए थे, तो पूरा मिल जाएगा। तो लिखो इफ पॉलिसी वैल्यू,
if policy value of stock is greater than stock at the date of fire। जिस दिन आग लगा था उस दिन का जो स्टॉक है उससे मेरा पॉलिसी ज्यादा किया हुआ था, है ना, तो पूरा क्लेम मिल जाएगा। हम पॉलिसी एक्स्ट्रा कवरेज ले रहे हैं ना, तो टोटल क्लेम मिल जाएगा। तो नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम। तो इस केस में नेट क्लेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्लेम। जो भी मेरा लॉस है ना पूरा कवरेज मिल जाएगा। क्लियर है, बोलो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा क्वेश्चन में ना, प्रॉब्लम वो सेकंड पार्टी देगा, पॉलिसी ऑलवेज लेस रहेगा। मतलब बोलो स्टॉक कितना रखे थे, 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं, 6 लाख। 6 लाख से कंपेयर करेंगे, कितना रखे थे, डेट ऑफ फायर था कितना से वो बाद में, ठीक है। कितना रखे थे, 6 लाख का। पॉलिसी किए थे 5 लाख का, नहीं नहीं, पॉलिसी किए थे 5 लाख का, लेकिन रखे थे कितना सामान, उस टाइम 6 लाख था। कभी कम बेसी होता है ना, सेल हो गया तो कम हो जाएगा, और अभी सामान खरीदे उसके बाद ही आग लग गया तो ज्यादा स्टॉक रहेगा ना। तो पॉलिसी किए थे 5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी को बोले बाबू आप तो पॉलिसी 5 लाख का किए थे, अब 6 लाख सामान रखे, आपको तो देंगे नहीं पूरा। तो बोलोगे लॉस कितना, 5,20,000, तो 5 लाख का पॉलिसी 5 लाख मिलना चाहिए ना। वो फॉलो करते एवरेज क्लॉज, एक रूल क्लॉज फॉलो करते, एक रूल फॉलो करते, उसको क्या बोलते हैं, नहीं देगा, कम ही देगा आपको। एवरेज क्लॉज अप्लाई करते, वो बोलता है अगर आप 5 लाख का पॉलिसी किए थे, है ना, तो उसमें कितना लॉस फाइंड करेंगे। तो बोले 6 लाख का सामान रखे थे, उसमें लॉस कितना है, 5,20,000 यूनिटरी। 6 लाख का सामान में लॉस कितना, 5,20,000। तो 5 लाख का सामान रखते उसमें क्या लॉस होगा, ऐसे यूनिटरी फॉलो करेंगे, ठीक है ना, समझ में ना। तो 5 लाख के हिसाब से कितना लॉस होता है, उतना ही पैसा आप लोग, इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। तो पॉलिसी कम करोगे तो एवरेज क्लॉज लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी तब बोलेगा पूरा लॉस में से जब पॉलिसी कम की एक पार्ट, एक हिस्सा लॉस आप भी बियर करो और बाकी हिस्सा हम बियर करेंगे। तो पॉलिसी कम होने से फॉलो होता है एवरेज क्लॉज, ठीक है ना। पॉलिसी ज्यादा रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा मिल गया था, ठीक है। कम होने से तो एक पोर्शन आपको भी बियर करना होगा, एक पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना करोगे। तो सेकंड केस क्या हो रहा है, पॉलिसी वैल्यू इज लेस, तो भी नहीं मिलेगा। 6 लाख स्टॉक से देखना होगा, रखे थे, डेट ऑफ फायर क्या स्टॉक था, उससे पॉलिसी वैल्यू कंपेयर करोगे, ग्रॉस क्लेम से नहीं, ठीक है ना। तो अरे हाँ वही है। सेकंड केस बी, सेकंड, इफ पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक, इफ तो क्या लिखना, ये तो ऊपर लिखे थे, क्या लिखे थे, पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर है स्टॉक, तो नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम आ गया। अरे मेरा पेज चेंज हो रहे उतना में नहीं होगा, इसीलिए पेज छोड़े। इफ पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज लेस देन, ठीक है, लेस देन स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, मतलब सिंपल मेरा पॉलिसी कम था, इसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज, इट इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस मैंने कम किया ना, अगर 6 लाख स्टॉक रखे थे डेट ऑफ फायर, पॉलिसी किए थे 4 लाख का, तो कम ही तो पॉलिसी किए थे। इसको इंश्योरेंस अंडर हो गया ना, 5 लाख किए थे, कम ही तो किए थे। तो अंडर इंश्योरेंस में अप्लाई क्या होता है, एवरेज क्लॉज, ठीक है। इट इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस एंड एवरेज क्लॉज अप्लाइड इन सच ए केस, एंड एवरेज क्लॉज applied in this case,
इट इज अंडर इंश्योरेंस, और अगर अंडर है तो इस केस में क्या अप्लाई होगा? एवरेज क्लॉज। तो देखते हैं एवरेज क्लॉज के हिसाब से नेट क्लेम। नाउ नेट क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज, अब कैलकुलेशन सीखेंगे। देयरफॉर नेट क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम डिवाइड बाय स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर जिस दिन आग लगा कितना स्टॉक था, इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो यूनिटरी से ये डायरेक्ट आ जाता है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, अभी अगर ले रहे हैं हम यूनिटरी से समझा रहे हैं। मैंने स्टॉक रख पॉलिसी किए थे कितना, 6 लाख का, सॉरी पॉलिसी किए थे 5 लाख का, है ना। स्टॉक कितना का था? 6 लाख। देखो ना यहाँ स्टॉक कितना लिए थे? 6 लाख, है ना, डेट ऑफ फायर। लेकिन ग्रॉस क्लेम कितना है? तो इसमें लॉस कितना है? 5 लाख, 5 लाख 20 आया था। अरे समझो ना, अरे समझो समझो, स्टॉक कितना रखे थे रेट ऑफ फायर? 6 लाख, लेकिन ग्रॉस क्लेम कितना आया था, ग्रॉस लॉस 5 लाख, मतलब 6 लाख में 520 था। अब मैंने पॉलिसी किए थे 5 लाख का, कम किए थे ना, तो यूनिटरी में क्या होगा? 5 लाख 20 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 5 लाख, यही तो करोगे, करोगे या नहीं? तो मतलब यूनिटरी फॉलो हो गया ना। तो बोलो 520 क्या था ग्रॉस क्लेम, डिवाइड बाई 6 लाख क्या था स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर, इंटू 5 लाख क्या पॉलिसी वैल्यू। फॉर्मूला तो यही आ रहा है ना, उसी यूनिटरी को फॉर्मूला में बता दिए कि ये एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला। क्या करना होगा? ग्रॉस क्लेम डिवाइड बाई स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर इनटू क्या करोगे? पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक, इससे आ जाएगा नेट क्लेम। ओके, तो कब अप्लाई करोगे? बोलो कब अप्लाई करोगे? जब अंडर इंश्योरेंस रहेगा, पॉलिसी कम रहेगा, स्टॉक उससे ज्यादा रखे थे, तो इस केस में इसको अप्लाई करो। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है, इस तरह कैलकुलेशन करना। ठीक है, बट हाँ आगे सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, कुछ कुछ वो सब सीखेंगे। अब क्वेश्चन कुछ लेते हैं, फिर इसके साथ डिफरेंस कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो एक एक करके सीखते जाएंगे। पेज 58, पेज 58 क्वेश्चन 1 लिख लिए? पेज 58 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, पेज 58 क्वेश्चन 1। क्या दिया क्वेश्चन में? ऑन 15 जुलाई 2023 ए फायर occurred in the and partly destroyed goods of KG Corporation और and the salvage goods were मतलब सेव किए ना, कितना सेव किए? 20,000। Following particulars could be obtained from the books. Balance on 31st March 23 स्टॉक दे दिए ओपनिंग। बोलो तो डेट ऑफ फायर क्या दिए? ऊपर देखो डेट ऑफ फायर क्या दिए। अरे कौन सा डेट में आग लगा था पूछ रहे आपसे। फर्स्ट लाइन में तो दे दिए बाबू, 15 जुलाई 23 को आग लगे। डेट ऑफ फायर, हम डेट ऑफ फायर पूछ रहे हैं आपसे। ये मेरा ईयर शुरू, हाँ हाँ, तो डेट ऑफ फायर एक बार लिख लेते। ये डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर कौन सा डेट में आग लगा? 15 जुलाई 23। और आपको बैलेंस मार्च 23, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग डेट था, मतलब करंट ईयर ओपनिंग डेट हो जाएगा। तो मार्च 23, 31 मार्च 23 तो प्रीवियस ईयर एंड था, है ना। तो हम लोग 1 अप्रैल से लेके 15 जुलाई, ये तो करंट पीरियड, इसी पीरियड का तो ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग बोले थे ना, तो कौन सा पीरियड का बोले थे? करंट पीरियड अप टू द डेट ऑफ फायर। तो 1 अप्रैल से लेके जुलाई
सॉरी जुलाई था ना, जुलाई 7, इस पीरियड का फाइंड करोगे तो ओपनिंग स्टॉक बोलो मार्च 03 मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग तो करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक कितना दिए 120, लेकिन ओपनिंग क्रेडिटर्स भी तो दे दिए। क्रेडिटर्स देने का मतलब परचेज बेसिक, तो सबसे पहले परचेज फाइंड करेंगे तभी ना मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन पाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेज पता करेंगे। देखो नोट 1, ये सारा नोट करना है। नोट 1, परचेज ऑफ करंट पीरियड, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सिर्फ टी फॉर्म में करोगे बस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट डेट देने का जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ ये सब वर्किंग्स हो रहे हैं, ये सभी वर्किंग्स है। अरे नहीं, अब अकाउंट शुरू करो, इसी से स्टार्ट हो रहे हो, तो हम ऐसे समझाने के लिए किए। बैलेंस बीडी बोलो, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना दिए, 10,000 दिए ना। अब ट्रांजैक्शन पढ़ो बी, पर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में आ जाएगा ना टू बैंक, टू बैंक कितना पे किए, 62,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेज रिटर्न आएगा ना, टू परचेज रिटर्न, टू रिटर्न आउटवर्ड, कितना आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न, वो तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग में करेंगे, डेटर्स में आएगा, डेटर्स। फिर क्या दिए, कैरेज तो इसमें नहीं आता है, वो तो एक्सपेंसेस है, वो ट्रेडिंग में आता है ना, ये भी नहीं आएगा, वो सेल्स में आता, सेल्स एक्सपेंसेस वो तो पीएल में आता है। और क्या दिए, सेल्स, सेल्स तो यहाँ देखना नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स डेट ऑफ फायर दे दिए ना, तो टू बैलेंस सीडी, डेट ऑफ फायर क्लोजिंग कितना क्रेडिटर्स दिए, बस, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी इसमें, तो बैलेंसिंग फिगर पता चल गया ना, परचेज बाय परचेज, बैलेंसिंग फिगर। और कैश परचेज कुछ नहीं दिए, तो बैलेंस करो परचेज आ जाएगा। तो ऐसा हो गया आपका 72, 72 से लेस तो 62, ठीक है बोलो। अब स्टार्ट करो, अब क्या करोगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, उसी से तो स्टॉक मिलेगा ना। नेक्स्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अब लिखो इन द बुक्स ऑफ केजी कॉर्पोरेशन, केजी कॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू, कब तक बना रहे, 15th ऑफ जुलाई 23, है ना, अप टू द डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर क्लोजिंग डेट 15 जुलाई। डेबिट क्रेडिट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर। हाँ यस, देखो एडजस्टमेंट ए, स्टॉक दिया था ना ओपनिंग कॉस्ट, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिए, 1,20,000। अब बोलो क्रेडिटर से परचेज पता किए, तो टू परचेज लिख दो, बट इनसाइड लिखना परचेज कितना पता किए, 62, है ना, बट परचेज से रिटर्न लेस करते, रिटर्न आउटवर्ड था ना, लेस परचेज रिटर्न,
रिटर्न आउटवर्ड कितना 2000 था, तो लेस करने से कितना होता है 8,500। अब पढ़ो तो कुछ कैरेज कैरेज था ना इनवर्ड, वो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, बट कैरेज ऑर्डर पीएल में आता है, वो नहीं लेंगे। कैरेज ऑर्डर कैरेज फॉर सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस तो पीएल में आता है, बट कैरेज इनवर्ड कैरेज फॉर परचेज वो लिखते हैं टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड देखोगे कितना कैरेज इनवर्ड दिए थे 9,000। अरे कैरेज इनवर्ड देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक से देखो, आउटवर्ड्स कैरेज फॉर सेल पीएल में आता है, वो नहीं। अब आ जाओ, सेल्स दिया ना क्वेश्चन में, दे दिए थे बाई सेल्स कितना 110, सेल्स कितना था 110, बट सेल्स रिटर्न भी था, रिटर्न इनवर्ड भी तो था, लेस सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड देखो कितना सेल्स रिटर्न था 6500, और कुछ नहीं है एडजस्ट, तो 103,500 हो गया नेट सेल्स। अब क्या जीपी रेट दे दिए थे, यस एडजस्टमेंट सी देखो, सी के बाद सॉरी कैरेज आउट मतलब कैरेज फॉर सेल, फाइनल अकाउंट याद है, कैरेज फॉर सेल तो पीएल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लाइन पढ़ो, पढ़ो लास्ट लाइन। 33 1/3 मतलब 1/3 ऑन सेल्स, तो जीपी रेट दे दिए ना, तो प्रीवियस ईयर करना नहीं है, टू जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन सेल, 33 1/3 मतलब क्या 1/3, तो सेल्स जो आया था ना 1,03,500 डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 3 9 3 4 12 3 34,500, 103,500 सॉरी 103,500 डिवाइड बाई 3 34,500। यस, अब सारा डेबिट जोड़ लो, तो आपको मिल जाएगा स्टॉक एट द रेट ऑफ 5 बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग शीट टोटल कितना रहा था प्लस 69 सॉरी प्लस कितना 1,20,000, टोटल 189, सॉरी क्या रहता है 180 120 60 180 प्लस 43 43,500 कितना रहा 223,500 223,500 माइनस कर दो 103,500 120 क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर कितना आ गया आपका 1,20,000, ठीक है। बोलो स्टॉक मिल गया ना, अब ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम करेंगे। अच्छा पॉलिसी वैल्यू कुछ दिया है, यस लास्ट लाइन एकदम लास्ट लाइन पढ़ो, द पॉलिसी वैल्यू 90,000 और एवरेज क्लॉज ऑफ द पॉलिसी है ना। नाउ नेट एंड ग्रॉस क्लेम, सेकेंड स्टेप ग्रॉस एंड नेट क्लेम। पहले ग्रॉस क्लेम ए पार्ट, ग्रॉस क्लेम अंडरलाइन कर दो, दो लाइन का ही तो है, स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर बोलो डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक आया 1,20,000। अरे ट्रेडिंग अकाउंट से पता किया ना क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें से कुछ सेव हुआ, फर्स्ट लाइन पढ़ो 20,000 सेव हो गया था, है ना, तो लॉस कितना 1,00,000, बट एक्सपेंसेस टू प्रिवेंट फायर कुछ दिया ही नहीं, कहीं पे दे रहे कि आग रोकने के लिए इतना खर्चा किए, नहीं दिए, तो यही हो गया ग्रॉस क्लेम या ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। अब नेट क्लेम फाइंड करेंगे, नेट क्लेम तो बोलो पॉलिसी वैल्यू कितना दिए, क्वेश्चन का लास्ट में आ जाओ, पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू कितना दिए 90,000,
लेकिन स्टॉक कितना रखे थे रेट ऑफ फायर? अभी तो किए, अरे अभी तो किए रेट ऑफ फायर कितना स्टॉक लिखे? और अभी तो लिखे ना अभी रेट ऑफ फायर, उस दिन कितना स्टॉक था? ओपनिंग नहीं देखना कि 1,20,000, तो पॉलिसी कम है ना, पॉलिसी सिर्फ 90,000 लेकिन स्टॉक रखे थे 1,20,000, तो इज स्टॉक लेस देन स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर। बोलो पॉलिसी लेस मतलब अंडर इंश्योरेंस है ना, क्या बोले थे? पॉलिसी अगर लेस है तो अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज लगेगा, तो लिखो अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज नेट क्लेम का फॉर्मूला लिखो फिर पुट करो, इज ग्रॉस क्लेम डिवाइड बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस क्लेम बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो ग्रॉस क्लेम कितना? 1,00,000। रेट ऑफ फायर स्टॉक कितना था? 1,20,000। बट पॉलिसी कितना किए थे? 90,000। 4 जीरो कैंट से 9/12, 1,00,000 इंटू 9/12, 1,00,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 इज 75 आंसर। तो आपको क्लेम मिलेगा, कितना क्लेम मिलेगा? ओनली 75,000। 9.999 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? हो गया आंसर, नेट क्लेम। मतलब लॉस तो हुआ एक्चुअली 1,00,000 का ना, सेव करके 1,00,000, लेकिन कम पॉलिसी किए थे, इसके कारण उन लोगों ने एवरेज क्लॉज अप्लाई करके कितना से पे करेगा? 75 पे करेगा, तो बाकी 25 आपका लॉस हो जाएगा ना खुद का। तो पॉलिसी कम है तो अंडर इंश्योरेंस, उसके उसमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करके उन लोगों ने क्लेम कम कर देता है। बोलो समझ में आया? तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन सब कुछ फंडा आ गया ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले नहीं कर पाए क्योंकि परचेज ही मिसिंग था, तो परचेज के लिए क्रेडिटर्स करना पड़ा। रेट ऑफ जीपी दे दिए थे, प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग करेंगे नहीं, डायरेक्ट आप मेमोरेंडम किया आ गया, इसके बाद ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम फाइल कर, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में डेटर्स दे दिया, ओपनिंग डेटर्स इतना पेमेंट, तो डेटर्स से सेल्स फाइल कर लोगे, इसके बाद मेमोरेंडम करोगे। और कहीं पे रेट ऑफ जीपी नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग पहले करोगे, उससे रेट ऑफ जीपी पता कर लोगे, फिर मेमोरेंडम स्टॉक आ जाएगा, फिर ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम। बस सही है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया? अब क्वेश्चन में घुमाएगा, बहुत सारे कुछ करेगा, लेकिन बेसिक फंडा ही है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग से स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर फाइंड करना है, इसके बाद ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम फाइंड। ठीक है, तो ये था चैप्टर। तो आप लोग एक काम करोगे, क्वेश्चन जो 2 है ना, इसको करके आओगे। ये देखो 2 बार आया, ऑनर्स 12 में आया, जनरल 15 में आया, आंसर है। ठीक है, सिर्फ डिस्कस करके दे रहे हैं, आप लोग करके आओगे। क्या देखो क्वेश्चन दिया है, द गोडाउन ऑफ ऑयल लिमिटेड कॉट फायर कब? 31 मार्च 21। एज ए रिजल्ट स्टॉक ऑफ गोडाउन कंप्लीट कंपनी वाज लॉस्ट, है ना। गुड्स वर्थ 80 to 720 कुड हाउएवर सेव्ड, तो सैल्वेज स्टॉक दे दिए। अब आगे इंफॉर्मेशन, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अच्छा बोलो डेट ऑफ फायर क्या दिए थे? मार्च 21 है ना। स्टॉक ऑन फास्ट 1/1/21, तो ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया करंट ईयर जनवरी से, तो जनवरी से मार्च ये 3 महीने का अकाउंट करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। डेट ऑफ फायर तो मार्च है ना, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च ये 3 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओगे। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर दे दिए, फिर क्या कैरेज पेड ऑन परचेज आएगा ना ट्रेडिंग में डेबिट साइड, सेल्स डेट ऑफ फायर भी दे दिए, है ना। कमीशन पेड ऑन परचेज तो आएगा ट्रेडिंग में ही आएगा, परचेज रिलेटेड है ना खर्चा, तो जो भी परचेज 2% कमीशन डेबिट साइड लिख लो। 2%, नहीं नहीं टोटल नहीं, परचेज पे 2% बोला ना, परचेज तो दे दिए तो उस पर 2% आ जाएगा डेबिट साइड, सेल्स लिख दो, है ना। और लास्ट देखो जीपी रेट दे दिए 33 1/3, मतलब 1/3, सेल्स पे 1/3 कर लो, आ गया ना।
तो बैलेंस करोगे जीपी आ जाएगा, सॉरी जीपी लिख लोगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और लास्ट में देखो पॉलिसी वैल्यू कितना का दिए, 3,20,000, उसके हिसाब से फाइंड करना। पॉलिसी वैल्यू तो ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम में आएगा ना। इसके बाद क्या फाइंड, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक मतलब एक ग्रॉस क्लेम। इसके बाद अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू बी मेड, नेट क्लेम। टोटल में से क्लेम कितना करोगे, नेट क्लेम ही तो करोगे ना, ग्रॉस और नेट क्लेम फाइंड करना। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इसमें तो उल्टा क्रेडिटर्स भी नहीं करना है, डेटर्स भी नहीं, सब कुछ दे दिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग करोगे, ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम फाइंड करोगे। ठीक है, बोलो बोलो, समझ में आया? एक ही क्वेश्चन होमवर्क करके आना, नेक्स्ट फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे।